हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कक्षा 12वीं का फिजिक्स। ठीक है, कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र या फिर भौतिकी। तो फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। उसका चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एग्ज़ाम के लेवल का ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई भी टॉपिक अगर छूट जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता देना, उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है ये देख लो। फिजिक्स या फिर भौतिकी या फिर भौतिक शास्त्र, कक्षा 11वीं में पढ़े होगे। भौतिकी क्या होता है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से फिजिक्स की परिभाषा दे सकते हो कि फिजिक्स या फिर भौतिकी या भौतिक शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं या फिर द्रव्य और ऊर्जा के अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये होता है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में जान लिए, तो फिजिक्स ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं। फिर यूनिट फर्स्ट क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। तो विद्युत का भी अध्ययन हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक तो स्थिर वैद्युतिकी, एक गतिक वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में अध्ययन करते हैं, दो शाखा होता है। एक तो होता है वैद्युतिकी, मतलब विद्युत का जो अध्ययन करते हैं वो दो शाखा के रूप में करते हैं, एक तो स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी, जिसको धारा विद्युतिकी या धारा विद्युत भी कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत यानी विद्युत का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वैद्युतिकी कहलाता है। और विद्युतिकी दो पार्ट होता है, स्थिर और गतिक। स्थिर मतलब इलेक्ट्रो, जिसमें आवेश जो विद्युत होता है वो स्थिर होता है, नियत रहता है। स्थिर विद्युतिकी मतलब जिसमें आवेश जो होता है, इस विद्युत ही क्या है, आवेश ही है एक प्रकार का। तो आवेश क्या है, स्थिर रहेगा, तो उसका अध्ययन किस में करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी में। तो फिजिक्स वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग आवेश, स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं वो स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। जिसमें आवेश फ्लो करता है, फ्लो मतलब गति करने लगता है, तब उसको क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करेंट मतलब धारा। तो गतिक वैद्युतिकी में धारा का अध्ययन करेंगे, धारा इसमें आवेश का। जब तक विद्युत है तो विद्युत सिर्फ आवेश भी हो सकता है और धारा, जब आवेश गति करता है तब क्या कहलाता है, धारा। तो स्थिर विद्युत में आवेश का अध्ययन करेंगे, आवेश के प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो आवेश के बारे में जानेंगे। तो आवेश, विद्युत क्षेत्र और विभव, तीन चीज़ पढ़ेंगे। फिर धारा विद्युतिकी में धारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होते हैं, फिजिक्स की जो वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग नियत आवेश या फिर स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, वो स्थिर वैद्युतिकी है। तो इसमें चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इसमें वैद्युत आवेश क्या होता है वो पढ़ेंगे और क्षेत्र, और चैप्टर सेकेंड में विभव पढ़ेंगे। ये तीनों क्या है, स्थिर वैद्युतिकी है। तो स्थिर वैद्युतिकी में दो चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश जानने से पहले विद्युत क्या होता है ये जान लो। तो विद्युत, तो फिजिक्स में जितने भी खोज होते हैं ज़्यादातर सामान्य घटना, सिंपल जो इवेंट्स होते हैं उन्हीं पे आधारित होते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का खोज, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, आप जानते हैं कैसे उसका खोज हुआ था। जो भाप इंजन है उसका खोज कैसे हुआ था, तो गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन बैठा था ऐसी टेबल पे बगीचे में और सेब गिरा था उसके सर पे, तो उसने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करती है। सिंपल इवेंट था। उसी प्रकार भाप इंजन का जो खोज हुआ था, भाप इंजन, भाप में शक्ति होती है, घर में ऐसी केटली में चाय गर्म कर रहे थे, उसका ढक्कन भाप के द्वारा ऊपर उठ रहा था, तो उससे भाप इंजन बनाया गया था। तो सिंपल जो इवेंट्स होते हैं या सिंपल जो घटनाएं होती हैं प्रकृति में, उन्हीं को देखकर फिजिक्स के जितने भी खोज हुए हैं ज़्यादातर। तो विद्युत का खोज भी वैसे सिंपल इवेंट में हुआ है। एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने सबसे पहले विद्युत जो शब्द है वो दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये वैज्ञानिक है
इन्होंने सबसे पहले विद्युत जो शब्द होता है वो दिया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे कि छत में पतंग उड़ा रहे थे, बारिश के मौसम में छत में क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। इस प्रकार से एक पतंग बारिश के मौसम में उड़ा रहे थे छत में। तो बारिश के मौसम में जानते हो विद्युत विसर्जन होता है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है तो विद्युत विसर्जन होता है। तो वो जब पतंग उड़ा रहे थे तो विद्युत विसर्जन हुआ, तो उनको ना विद्युत उसके पतंग से होते हुए उनके धागे पकड़े थे हाथ में, तो उनको धागा में एक झटका महसूस हुआ। जो उनको झटका लगा उन्हीं को उन्होंने क्या कहा, विद्युत कहा। और विद्युत क्या होता है, एक ऊर्जा ही होता है। विद्युत ऊर्जा का ही एक रूप है, अर्थात वह ऊर्जा जिसके कारण किसी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये सिंपल इवेंट में विद्युत नामक शब्द मिला, तो उसके बारे में आगे और फिर प्रयोग किए गए। तो अब विद्युत का परिभाषा आया कि विद्युत क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा का एक रूप होता है। अब इसकी विद्युत अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर विद्युत को और बांटा गया है, जैसे कि घर्षण विद्युत होता है, विद्युत ऊर्जा, घर्षण विद्युत, प्रेरण विद्युत। तो घर्षण विद्युत, घर्षण के कारण जब विद्युत उत्पन्न होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे बचपन में कि पेन वगैरह को ऐसे बाल में रब करके या घिस करके हम लोग पतली कागज़ की जो टुकड़े होते हैं उसको चिटकाते थे, है नहीं। तो वो भी क्या है, विद्युत ऊर्जा के कारण ही होता है वो। तो वो घर्षण विद्युत, घर्षण के कारण एक आवेश उत्पन्न होता है जो कि विद्युत ऊर्जा होता है। तो विद्युत ऊर्जा का एक रूप है। अब उसकी परिभाषा, तो उसमें घर्षण विद्युत पढ़ोगे तो घर्षण विद्युत वह विद्युत होता है जिसमें घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत की परिभाषा लिख सकते हो कि विद्युत किसी पदार्थ को, हल्की वस्तुओं या फिर किसी हल्की पदार्थ को आकर्षित करने का गुण जो होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। या फिर ऊर्जा, वह ऊर्जा जो किसी हल्की पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सके या प्रतिकर्षित कर सके, एक फोर्स जनरेट कर सके। ठीक है, तो ये होता है विद्युत। और विद्युत उत्पन्न किसके कारण होता है, ज़्यादातर घर्षण के कारण। सामान्य परिस्थिति में घर्षण, तो कई एग्जाम्पल है, जैसे बादल गरजता है तो कोई बादल का गर्जन भी क्या होता है, बादल है एक दूसरे बादल से टकराता है तो घर्षण होता है, तब आवेश उत्पन्न हो जाता है। बादल में भी आवेश होता है, प्लस माइनस, और घर्षण होता है। तो जो बिजली चमकती है वो हम लोग क्या लगता है, लाइट है। वो लाइट नहीं होता, वो क्या होता है, एनर्जी, वो क्या होता है, विद्युत होता है, लाइट नहीं होता। जब विद्युत विसर्जन होता है, बिजली चमकती है, तो वहाँ पर जो लाइट दिखाई देता है हमें, वो क्या होता है, लाइट नहीं होता, वो क्या होता है, विद्युत होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। विद्युत विसर्जन के समय जो लाइट दिखाई देती है हमें, वो विद्युत होता है। तो विद्युत के बारे में आगे प्रयोग किया गया था लैब में, वही घर्षण विद्युत, घर्षण के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है। तो क्या किए, लैब में एक कांच की छड़ लिए, कांच की छड़, और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ ही दिए। घर्षण किए, रेशम के कपड़े से इसको क्या किया गया, रगड़ा गया। रेशम का कपड़ा लेकर इसको रगड़ा गया और उसको इस प्रकार से किसी चीज़ से बांध के लटका दिया गया। और एक और दूसरा कांच का जो छड़ लिया गया, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया। फिर दोनों जो कांच के छड़ है उसको आपस में पास में लाया गया, तो क्या हुआ, उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने लगा, मतलब दोनों एक दूसरे को ढकेलने लगे। तो इस प्रकार पता चला कि कोई आवेश जब किसी पदार्थ में घर्षण करते हैं तो कुछ चीज़ उत्पन्न होता है जिसके कारण वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और यही प्रयोग एबोनाइट के क्षण में किया गया। एबोनाइट का क्षण लिया गया, ठीक है। तो एबोनाइट के क्षण में तो सेम वही हुआ। एबोनाइट के क्षण को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया या बिल्ली की खाल से। तो ये भी सेम, अगर एबोनाइट के क्षण एक और लेंगे और उसको भी रगड़ के इसके पास लाएंगे तो भी प्रतिकर्षित करता था एक दूसरे को। और अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास लाते थे तो ये आकर्षित करता था। मतलब किसी भी पदार्थ को घर्षण करने से उसमें एक चीज़ उत्पन्न होता है, कोई भी चीज़
जिसके कारण ये क्या हो रहा था, घर्षण और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा था, तो उसे ही क्या कहते थे, आवेश। ये तो घर्षण के द्वारा सामान्य जो उत्पत्ति है आवेश की उसके बारे में जाने हैं। तो परिभाषा क्या हो सकता है आवेश का, ये देख लो, वैद्युत आवेश क्या होगा, विद्युत आवेश, ठीक है। परिभाषा, डेफिनेशन, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है। वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव करने से कहने का मतलब है कि यदि किसी पदार्थ में आवेश है, मतलब यदि कोई ये पदार्थ है, अगर ये आवेशित है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर चार्ज है तो ये किसी दूसरी वस्तु जिसमें चार्ज हो चाहे ना हो उसको आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो एक बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। कोई आवेशित पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ है उसका गुण है, यदि उसमें आवेश है तो उसमें गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी गुण को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है, मतलब एक फोर्स, अगर कोई पदार्थ आवेशित है तो एक बल लगाता है किसी दूसरे, अगर कोई पदार्थ उसके समीप ले जाओगे तो, जैसे कि पेन को बाल में रगड़ के अगर कागज़ को पास ले जाते हैं टुकड़ों के पास, तो कागज़ चिटकने लगता है पेन में, ठीक है, चिपकने लगता है। तो इस प्रकार वो क्या एक बल जनरेट करता है, तो उसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही कहलाता है आवेश। तो आवेश होता है, और आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आवेश की परिभाषा एक बार और सुन लो और लिख लेना कॉपी में, ठीक है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। तो आवेश में एक तो दो चीज़ होती है, या तो आवेश आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण है, जो बल है, आकर्षण प्रतिकर्षण, यहाँ आकर्षण प्रतिकर्षण दो बल लग रहे हैं, मतलब ये चीज़ डिसाइड किया गया कि वैद्युत जो आवेश है दो प्रकार के होंगे, तभी तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण हो रहा है। तो जब समान प्रकार के आवेश होते हैं, अब आवेश के प्रकार पे डिपेंड करता है कि कब आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा। ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है, आवेश के प्रकार के ऊपर। तो आवेश का प्रकार, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा ऋण आवेश, ये, ठीक है। ये हो गया धन आवेश और ऋण आवेश। अब ये उत्पन्न कैसे हुए, आवेश और धन आवेश ऋण आवेश क्या होता है, और आवेश उत्पत्ति का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसके आधार पे हम लोग धन आवेश और ऋण आवेश को पहचान सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि ये धन आवेश है कि ऋण आवेश। पहले जब प्रयोग किया गया था कांच की छड़ पर, तो उसमें पता नहीं था कि उसमें कौन सा आवेश है, धन है कि ऋण है, इसको ही धन क्यों कहेंगे। तो उसी पे आगे एक सिद्धांत आया था, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। उसके बेस पे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ में जो आवेश उत्पन्न है वो धन है कि ऋण है। जैसे कि मान लो एक पदार्थ है, जैसे कांच ही ले लेते हैं, कांच पदार्थ है और इधर क्या था, रेशम, दो पदार्थ हैं। तो दोनों पदार्थों का जो परमाणु होता है उसका स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े हो, परमाणु की संरचना। कोई भी पदार्थ किससे मिलके बना होता है, परमाणुओं से। पदार्थ की जो इकाई होती है क्या होती है, परमाणु। और परमाणु का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं 11वीं में। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, मतलब नाभिक क्या होता है, धनावेश होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये पढ़े होंगे सिंपल स्ट्रक्चर में। कोई भी परमाणु का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके नाभिक में धनावेश और एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल, विद्युत उदासीन, और ऋण आवेश क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर गति करते रहते हैं। सेम वैसे होगा, रेशम का कपड़ा है तो उसका भी परमाणु होगा, तो उसमें भी क्या होगा,
धन आवेश होगा और ऋण आवेश होगा, चारों ओर गति। कोई भी परमाणु होता है तो उसमें अंतर क्या रहता है, केवल इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर रहता है, बाकी स्ट्रक्चर क्या रहता है, सेम रहता है। तो संख्या से हमें अभी कोई मतलब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो दोनों के स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है, लेकिन क्या है अंतर, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो कांच है और ये रेशम का है, इसका परमाणु इसको मान लिए, इसका परमाणु इसको मान लिया, तो नाभिक में धन आवेश है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इधर भी धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि जो नाभिक होता है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक आकर्षण बल के द्वारा बांधे रखता है, लेकिन जो बाह्य कक्षक के नाभिक जो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम मजबूती से बंधे होते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक रहते हैं, दूर में रहते हैं, तो उनमें जो बल लगता है आकर्षण बल प्लस मतलब प्रोटॉन का जो आकर्षण बल लगता है कम लगता है, तो ये क्या रहते हैं, अधिक मजबूती से नहीं बंधे रहते हैं प्रोटॉन से, जो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, ठीक है। तो यदि हम लोग इन दोनों परमाणुओं के बीच घर्षण कराएंगे, घर्षण मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को रगड़ेंगे, कांच के ऊपर रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं, तब क्या होता है, एक पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन है जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश, जो इलेक्ट्रॉन है वो मजबूती से नहीं बंधा है, तो एनर्जी पाके क्या करता है, इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में चला जाता है, या फिर इस पदार्थ का जो नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन ज्वाइन था वो दूसरे पदार्थ के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक इस पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इस प्रकार से ट्रांसफ़र हो जाता है तब आवेश उत्पन्न होता है। शुरू में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो यह विद्युत उदासीन होता है, विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। वो भी परमाणु प्रारंभ में क्या होता है, विद्युत उदासीन, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर रहती है, तो ये भी विद्युत उदासीन था दोनों परमाणु। लेकिन घर्षण कराएं तो इसमें का जो एक इलेक्ट्रॉन, एक या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कक्षक में आकर ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, मतलब ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश की कमी के कारण इसमें क्या हो गया, धन आवेश अधिक हो गया, तो इसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ वो क्या होगा, धन आवेश। जब दोनों की संख्या बराबर होगी तो न्यूट्रल रहेगा। अब जब धन आवेश की संख्या ज़्यादा रहेगी तो पदार्थ क्या होगा, धन आवेशित होगा, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहेगी तो पदार्थ क्या होगा, ऋण आवेशित होगा, तो इसमें क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम होता है, उसमें धन आवेश उत्पन्न होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होता है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश उत्पत्ति का ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, मतलब सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर संख्या में रहते हैं, लेकिन जब हम दो पदार्थों का घर्षण या फिर रगड़ते हैं एक दूसरे से, तब क्या होता है, कोई एक पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे पदार्थ में चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वहाँ धन आवेश उत्पन्न होता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्वाइन करता है वहाँ पर ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो धन आवेश की परिभाषा लिख सकते हो, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाए, या फिर जिसमें धन आवेश मतलब प्रोटॉन की संख्या अधिक हो इलेक्ट्रॉन की तुलना में, वो धन आवेश कहलाता है, और ऋण आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाया जाए वह ऋण आवेश कहलाता है। अब आवेश के गुण देख लेते हैं, आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। ये बेसिक है, क्वेश्चन तो इनसे आते नहीं है उतना, पर समझना ज़रूरी है। तो बेसिक पहले समझ लो तो आगे का चैप्टर पूरा समझ आएगा, ठीक है। तो आवेश के गुण, विद्युत आवेश के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। या फिर समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। ये पहला गुण है आवेश का। कोई भी आवेश है किसी भी पदार्थ में तो उसमें या तो आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण। जब समान आवेश रहेंगे तब प्रतिकर्षण होगा,
और जब विपरीत आवेश रहेगा तब आकर्षण होगा। ठीक है। फिर दूसरा आता है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण, जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़े उसी प्रकार आवेश संरक्षण का भी सिद्धांत होता है, क्योंकि आवेश क्या है, विद्युत है, और विद्युत क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत होता है सेम वही आवेश के लिए भी लागू कर सकते हैं। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। उसी प्रकार आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो है वो कहता है कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, वो कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे कि अभी दो पदार्थ लिए थे तो उसमें आवेश न तो उत्पन्न हो रहा था और न ही नष्ट हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि आवेश को पहले से न तो उत्पन्न कर रहे हैं न ही नष्ट कर रहे हैं, केवल एक पदार्थ में जो आवेश था वो दूसरे पदार्थ में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया था। तो आवेश उत्पन्न हुआ क्या, नहीं हुआ, पहले से था लेकिन दोनों की संख्या बराबर थी तो न्यूट्रल था, मतलब उदासीन था। लेकिन जब एक पदार्थ में कोई भी एक चार्ज, धन या फिर ऋण चार्ज कम या फिर ज़्यादा हो गया तो इसमें एक चार्ज उत्पन्न हो गया, ऋण चार्ज कम हो गया, धन चार्ज ज़्यादा हो गया तो इसमें कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसमें ऋण आवेश ज़्यादा हो गया तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आवेश पहले भी था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में आवेश था। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी आवेश को हम लोग ना तो उत्पन्न करते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल वो क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र होता है। यही कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है। तो आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक पदार्थ से वह दूसरे पदार्थ में ट्रांसफ़र होता है, उसी के आधार पे चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज का क्वांटीकरण, इसका मतलब क्या होता है, क्वांटीकरण मतलब होता है कोई निश्चित भाग या फिर निश्चित संख्या क्वांटम कहलाती है, तो उसी पे बेस है। क्वांटीकरण का मतलब होता है कि आवेश को हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते। कोई भी पदार्थ में आवेश है उसको कोई भी संख्या नहीं दिया जा सकता, वो केवल कोई भी पदार्थ का आवेश जो टोटल आवेश होता है, कोई भी पदार्थ का टोटल आवेश एक न्यूनतम आवेश या फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, ये है इसकी परिभाषा। आवेश का क्वांटीकरण मतलब कोई भी पदार्थ का जो कुल आवेश होता है, टोटल आवेश, वो इलेक्ट्रॉन या फिर एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणक होता है। एन यहाँ पर क्या है कि पूर्ण संख्या है, होल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है अनंत तक, ये क्या है, एक पूर्ण नंबर है। ये कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण, मतलब इसको कोई भी मान नहीं दे सकते, क्योंकि आवेश जो उत्पन्न होता है, अभी देखो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो धन आवेश, ज़्यादा हुआ तो ऋण आवेश, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे ही डिपेंड करता है कोई भी पदार्थ का आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होता, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इसलिए आवेश को हम लोग अनिश्चित रूप से कुछ भी मान नहीं सकते, उसका एक निश्चित मान होगा जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होगा, पूर्ण गुणक होगा। यही कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, और इससे क्वेश्चन नीट वगैरह में आता है, नीट जेई, ये वाला फार्मूला याद रखना, टोटल आवेश इक्वल टू प्लस माइनस एन माइनस ए। तो यहाँ पर ई क्या है, एन एक पूर्ण संख्या हो सकता है कुछ भी, और ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ई का मान होता है, ये है सबसे न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये है टोटल आवेश किसी पदार्थ का, टोटल जो चार्ज होता है वो। तो दिया रहता है, मानो इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कोई पदार्थ है उसमें इतना कूलम आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, इस प्रकार से क्वेश्चन तो इससे बन जाते हैं। लेकिन हाल ही में एक और खोज हुआ है जो इसका अपवाद है, किसका, आवेश का क्वांटीकरण का अपवाद। मतलब इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता,
एक पूर्ण संख्या के रूप में रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो चुकी है, अभी हाल ही में हुआ है। वो क्या है? फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 1/3 और 2/3, ये इनका खोज हुआ है हाल ही में। तो इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, इनको क्वार्क बोला जाता है। क्वार्क होता है जो फ्रैक्शन में, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो एक इस क्वार्क जो है, जो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत है, उसका अपवाद है। अपवाद मतलब समझते हैं? तो क्वार्क जो है इनका अपवाद है, इसको अप क्वार्क और डाउन क्वार्क भी बोलते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में भी मिले हैं, ये हाल ही का खोज है, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। तो आगे आवेश का क्वांटीकरण समझ आ गया कि कोई भी पदार्थ में जो आवेश है उसको अनिश्चित रूप से रैंडमली डिवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर उसको अनिश्चित रूप से चार्ज में नहीं बांटा जा सकता। उसका मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होगा, ठीक है। ये चार्ज हो गया। अब चार्ज है तो उसका मात्रक भी होगा। तो आवेश का मात्रक देख लेते हैं। आवेश का मात्रक, आवेश को किस में मापते हैं? तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, क्या होता है? कूलाम। कूलाम होता है, जिसे सी से कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और एक कूलाम है एम्पियर, इसका जो विमी सूत्र है एम्पियर सेकेंड, ये होता है, ठीक है। ये इसका विमी सूत्र है, एसआई मात्रक है कूलाम, जिसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं विमी सूत्र। कूलाम को एम्पियर सेकेंड भी लिखा जाता है, एम्पियर सेकेंड। ये आगे धारा विद्युत में पढ़ोगे तब आवेश की परिभाषा के आधार पे है ये एम्पियर सेकेंड। आगे पढ़ेंगे। ये I = होता है QT। तो Q बराबर क्या होता है? I = होता है Q/T। तो Q बराबर हो जाता है IT। तो ये धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इसी से आया है। धारा का जो आवेश का मात्रक है क्या होता है? एम्पियर सेकेंड, या फिर उसको कूलाम बोलते हैं, जो कि C से डिनोट किया जा सकता है। और CGS पद्धति में, SI पद्धति में, अब इसको छोटे मात्रक मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम भी होता है इसी में। CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम, ठीक है।